Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next part of lecture 2. In this lecture, we will discuss about that how we can design a beam with example and detail. Okay. So आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम उस बीम को किस तरह एनालाइज करते हैं और उस बीम का लोड कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, फिर उस बीम को उस लोड के मुताबिक हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम ये डिज़ाइन का प्रोसेस जो है ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 5 स्टेप्स है। ठीक है। तो उन 5 स्टेप के मुताबिक हम ये डिज़ाइन करेंगे और फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, तो डिटेल से आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि इसमें हम किस तरह बार प्लेसमेंट करते हैं, कितने बार हम प्रोवाइड करते हैं और कौन से नंबर के बार हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस डिज़ाइन का बेसिक पर्पज़ यही है कि हमारे पास अगर एक स्पेसिमन है तो उसका हम सिलेंडर हम लेते हैं। ठीक है। पहले हम कंक्रीट से एक सिलेंडर बनाते हैं, फिर उस कंक्रीट को हम चेक करते हैं यूटीएम में कि इस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। तो उस कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो हमें एग्जाम्पल में पहले से गिवन होता है। ठीक है। और स्टील की एक ख़ास यील्डिंग पॉइंट होता है, एक ख़ास इलास्टिसिटी होता है। ठीक है। तो वो भी हमें गिवन होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन से हम फिर क्या करते हैं, एक बीम को डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि एक बीम में ये 2 मटेरियल यूज़ होते हैं, एक होता है हमारे पास कंक्रीट, दूसरा होता है हमारे पास बार्स या रिइंफोर्समेंट। ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं बीम की डिज़ाइन पे कि हम एक बीम को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में कुछ गिवन डेटा है, वो किस तरह है कि डिज़ाइन द बीम इन फ्लेक्चर अकॉर्डिंग टू ACI 318-19। ठीक है। इस बीम को एनालाइज भी करना है और डिज़ाइन भी करना है, बट अकॉर्डिंग टू द ACI कोड 318-19। ठीक है। अच्छा, चूँकि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारे पास 2 सपोर्ट होते हैं, जैसा कि रोलर सपोर्ट और हैंग सपोर्ट। ठीक है। उस पर हमारे पास यूडीएल लोड अप्लाइड है। ठीक है। यूडीएल लोड में हमारे पास डेड लोड जो है वो 0.5 किप पर फीट है और लाइव लोड जो है वो हमारे पास 0.5 किप पर फीट। ठीक है। अच्छा, और इसी सेल्फ वेट ऑफ द बीम जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है। एक्सक्लूडेड सेल्फ वेट। ठीक है। बीम का जो सेल्फ वेट है वो उन्होंने एक्सक्लूड किया है कि वो आपने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। हमारे पास जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो हम यूटीएम से मतलब वो वीडियो पिकअप करती है। ठीक है। तो इन्होंने चेक किया है, वो हमारे पास है 3 KSI। ठीक है। अगर हम कंक्रीट पर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करें तो वो 1 इंच पे 3 किप जो है लोड वो रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है। उसमें इतना एबिलिटी है कि वो रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये स्टील का यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, तो वो हमारे पास है 40 KSI। ठीक है। मतलब ग्रेड 40 स्टील जो है आपने यूज़ करना है और 3 KSI जो है कंक्रीट का स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो फिर आप इस बीम में किस तरह कितना स्टील प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर लोड इतना हो, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द बीम, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द बीम, हम क्या करते हैं, इसका हाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बीम को। तो शायद से हमारा क्या मतलब है कि इस ACI ने हमें रिकमेंड किया है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम वी हैव L/20 इज इक्वल टू H मिनिमम। अगर हमने H मिनिमम फाइंड करना है तो हमने क्या करना है कि बीम की लेंथ को 20 पर डिवाइड करना है और 12 से मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। ठीक है। तो हमारे पास ये हाइट ऑफ द बीम और डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 15 इंचज़। तो हमारे पास H मिनिमम जो है वो 15 इंचज़ आ गया। अगर ग्रेड 40 स्टील हमने यूज़ करना है तो फिर हमारे पास एक चिक है, फॉर ग्रेड 40 वी हैव H मिनिमम इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 40,000 मीन ग्रेड 40 स्टील हमारे पास डिवाइड बाई 100,000, तो हमारे पास आ गया 12 इंचज़। मतलब अगर आपने ग्रेड 40 स्टील यूज़ करना है और हाइट 15 इंचज़ आपने सेलेक्ट किया है फ्रॉम ACI कोड, तो 12 इंचज़ से कम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ACI। ठीक है। अच्छा, तो हम चूँकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो हमारे पास 3 है, तो इस वजह से हम डेप्थ ऑफ द बीम जो है वो 18 नहीं सेलेक्ट करते हैं। ठीक है।
हाउएवर वी सेलेक्ट द डेप्थ ऑफ द बीम एज 18 इंचेस, ठीक है। जनरली वी यूज़ width ऑफ द बीम इन प्लेन एंड एनफोर्स कंक्रीट डिज़ाइनिंग नॉट लेस देन 12 इंचेस, ठीक है। तो इस वजह से ACI ने हमें रिकमेंड किया है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बीम का विड्थ जो है BW वो भी हम 12 इंच जो है वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने विड्थ और हाइट जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं, तो वो हम एक 2D व्यू में ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। एक सेक्शनल व्यू है ये। तो इसमें हमारे पास ये डीप बीम का जो हाइट है वो H से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है 18 इंचज़ है, और BW जो है वो हमारे पास क्या है 12 इंचज़ है, ठीक है। अब ये स्टील जो है, ये स्टील से नीचे जो हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं वो हम यूजुअली 2.5 से लेकर 3 इंच तक लेते हैं, जिसे हम क्लियर कवर कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर कवर से ऊपर जो हमारे पास जो हाइट होता है उसको हम डेप्थ से रिप्रेजेंट करते हैं DC, जिसका मतलब है इफेक्टिव डेप्थ। हमारे पास बीम में जितनी भी स्ट्रेसेस प्रोवाइड होती है वो इस ही रीजन में होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका बीम की सेंटर पर न्यूट्रल एक्सिस होता है। न्यूट्रल एक्सिस की बॉटम पोर्शन में हमारे पास ये बॉटम फाइबर जो होती है, यहाँ पर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेसेस होती है, और इसकी ऊपर वाला पोर्शन जो होता है न्यूट्रल एक्सिस की, वहाँ पर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्लियर कवर में कोई भी फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं करता है, कोई भी स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप नहीं होते, क्योंकि क्लियर कवर बहुत ज़्यादा वीक होता है, वहाँ पर स्टील का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये D का मतलब है इफेक्टिव डेप्थ, Y का मतलब है क्लियर कवर, H का मतलब है हाइट ऑफ द बीम, एंड BW का मतलब है विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देख ले, हमारे पास ये हाइट ऑफ द बीम जो है वो इक्वल है D + Y की, ठीक है। H = D + Y एंड D = H - Y, ठीक है। तो अगर हमें D फाइंड करना है तो हम H से Y जो है वो माइनस करेंगे, वो हम 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं Y डैश जो है, ठीक है। तो D = 18 - 2.5 = 15.5। तो हमारे पास ये इफेक्टिव डेप्थ जो है जहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो है हमारे पास 15.5 इंचज़, ठीक है। वेट ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है, वो है हमारे पास 12 इंचज़। अच्छा, तो अब हमारा स्टेप नंबर 1 जो है, जो कि है हमारे पास बीम की क्रॉस सेक्शन की साइज़ का है, वो हमने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें डेप्थ हमने कंप्लीट कर, जो कि है हमारे पास 15.5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोड कैलकुलेशन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि लोड कैलकुलेशन, ठीक है। लोड कैलकुलेशन का क्या मतलब है? लोड कैलकुलेशन का मतलब ये है कि हम सारे लोड जो एक्ट करता है और सेल्फ वेट ऑफ द बीम भी इसमें इंक्लूडेड, ठीक है, वो हम सारे कंबाइन करके और सम ACI के मुताबिक सम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास अल्टीमेट लोड है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या है? लोड कैलकुलेशन। सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, वेट ऑफ द बीम एंड हाइट ऑफ द बीम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लॉजिक है कि हमारे पास कंक्रीट की डेंसिटी जो है वो 2 टाइप के है। एक है हमारे पास प्लेन कंक्रीट के लिए जिसमें स्टील जो है वो यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट हो, और दूसरा जो है वो है हमारे पास रीइंफोर्स कंक्रीट जिसमें हम बार इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो PCC के लिए हमारे पास यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 144 पाउंड पर फीट और RCC के लिए हमारे पास 150 पाउंड पर फीट, ठीक है। चूँकि हमारे पास यहाँ पर ये जो यूनिट गिवन है वो है हमारे पास किप्स में, तो अगर हम एक वैल्यू को पाउंड से किप्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस 150 को मैंने 1000 पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.15 किप पर फीट हमारे पास RCC कंक्रीट की डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस फार्मूले में ये पुट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट BW × H, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट N किप पर फीट 0.15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 12 इंचज़ मल्टीप्लाइड बाय 18 इंचज़, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसको अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 0.225 किप पर फीट हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ द बीम आ गया, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम जो है वो हम कंबाइन लेते हैं डेड लोड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द ACI
1.2 मल्टीप्लाइड शुड बी मल्टीप्लाइड बाई डेड लोड प्लस 1.6 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई लाइव लोड, ठीक है। अच्छा, चूँकि पहले मैंने आप लोगों को समझाया कि ये डेड लोड के साथ हम क्या करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ द बीम ऐड करेंगे, ठीक है। तो डेड लोड हमारे पास 0.5 के पर फीट है और ये सेल्फ वेट ऑफ द बीम 0.225 के पर फीट है, ठीक है। इन दोनों को हम पहले आपस में ऐड करते हैं, फिर 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 0.5 के पर फीट जो कि हमारे पास है लाइव लोड, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, 1.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐड करते हैं आपस में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेट लोड की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1.67 के पर फीट, ठीक है। अच्छा, तो के पर फीट से हमें पता चलता है कि ये लोड जो ये हमारे पास यूडीएल के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 का बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास अल्टीमेट लोड कितना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास ये अल्टीमेट लोड जो है वो इतना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 है हमारे पास एनालिसिस, ठीक है। चूँकि मैंने पहले भी समझाया कि एनालिसिस का क्या मतलब है। एनालिसिस का मतलब है कि हमें पता चल जाए कि ये बीम का बिहेवियर किस तरह है, शेयर फोर्स में किस तरह है, बेंडिंग मूवमेंट में किस तरह है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास चूँकि ये बीम है, इसका डिस्टेंस फ्राम सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट इज 20 फीट, अप्लाइड लोड 1.67 के पर फीट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमें ये लोड जो है 1.67, ठीक है, 1.67 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, तो हमारे पास जो है ये लोड जो है ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको 2 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एक सपोर्ट की रिएक्शन जो है 16.7 किप जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये लेट सपोज आर ए है और ये जो है ये आर बी है, ठीक है। तो आर बी और आर ए चूँकि ये बीम जो है ये पॉइंट लोड हमारे पास सेंटर पे अप्लाइड है, तो दोनों सपोर्ट का रिएक्शन जो है वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो दोनों 16.67 है, ठीक है। तो अब हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट लेंगे। पहले हम ये डॉटेड लाइन या 10 लाइन हम ड्रा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि 16.7 के ये लाइन इस तरह ड्रा करेंगे। फिर हम चूँकि ये हमारे पास डेड लोड है, तो डेड लोड के लिए हम शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो कितना होता है, वो हमारे पास 1 डिग्री का होता है। अगर हमारे पास पॉइंट लोड होगा तो हमारे पास ये शेयर फोर्स डायग्राम की जो लाइन है वो हमारे पास 0 डिग्री का होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि ये लाइन जो है ये 1 डिग्री का लाइन हमने ड्रा किया है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव शेयर फोर्स है, ये हमारे पास नेगेटिव शेयर फोर्स है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस शेयर फोर्स वी कैन इजीली ड्रा द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम किस तरह ड्रा करेंगे, वो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। जैसा कि ये है हमारे पास 10 फीट हमारे पास इसका लेंथ है और इसका हाइट जो है वो हमारे पास है 16.7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 12 हम करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस, ठीक है, इंच किप, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह आ जाता है, ठीक है। मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू जो है वो हमें इस तरह भी हासिल हो सकती है कि हम ऐसा करें कि इस फार्मूले में पुट करें, ठीक है। ये फार्मूला किस तरह है कि WU L का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। 16.7 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, जो कि है हमारे पास 1002 इंच किप, ठीक है। इंच किप का मतलब है कि मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी थर्ड स्टेप का बेसिक पर्पस जो है वो यही था कि हम ये फाइंड कर ली कि ये हमारे पास जो मैक्सिमम मूवमेंट है वो कितना है, ठीक है। तो अब हमने फाइंड कर लिया है मैक्सिमम मूवमेंट, अब इस मूवमेंट के मुताबिक हम डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम कवर करेंगे स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास कौन सा स्टेप था, जो कि हमारे पास स्टेप था डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो अब हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड हो चुकी है।
तो अब इस मैक्सिमम मूवमेंट वैल्यू के मुताबिक हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन फॉर फ्लेक्चर, चूँकि डिज़ाइनिंग होता है कि शेयर के लिए जो कि यूजुअली हम डिनोट करते हैं स्टेरप्स के साथ, जो हम स्टेरप्स का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास है फ्लेक्चरल डिज़ाइन, जो कि हम यूज़ करते हैं लॉन्ग बार के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिज़ाइन मोमेंट ग्रेटर आर इक्वल टू अल्टीमेट मोमेंट, ठीक है। इसको हम मोमेंट कैपेसिटी भी कह सकते हैं या डिज़ाइन मोमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चूँकि डिज़ाइन मोमेंट के साथ हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बीम में हमारे पास 0.9 है, ठीक है। स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई अल्टीमेट मोमेंट, डिज़ाइन मोमेंट इज इक्वल टू अल्टीमेट मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम अल्टीमेट मोमेंट को किस तरह फाइंड करेंगे कि स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ वाई इनटू डी माइनस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास अल्टीमेट मोमेंट का फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्टील की, एरिया ऑफ स्टील जो है, ठीक है। अच्छा, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, नाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील बाय सक्सेस इन ट्रायल मेथड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पहले इस फार्मूले से हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करते हैं, बोथ साइड को जो है एम यू पर ये वाला फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला से हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना चाहते हैं, तो बोथ साइड को स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर एफ वाई डी माइनस ए डिवाइड बाई 2 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला जो है ये आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू एम यू डिवाइड बाय स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर एफ वाई डी माइनस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 लिखते हैं, जो कि स्मॉल ए के लिए है, ठीक है। ये हम कैपिटल ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस जो है वो सबस्क्रिप्ट में होता है और ए जो है वो ए कैपिटल में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है। अब स्मॉल ए जो है इसका क्या मतलब है कि एरिया ऑफ स्टील एफ वाई 0 डिवाइड बाई 0.85 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि बाय सक्सेस एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं, ठीक है। हम इसमें ए की वैल्यू जो है सपोज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम वो एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू दोबारा ये स्मॉल ए में पुट करते हैं। तो इस तरह हम एक प्रोसेस करते हैं। तो हमारे पास जब इसमें ये स्मॉल ए जो है इसकी वैल्यू में अगर पॉइंट में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाए, तो हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो फिर पीक आना शुरू होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपनी ट्रायल को स्टॉप करते हैं और वो वाला एरिया ऑफ स्टील पिकअप करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रायल में इज्यूम करते हैं ए इज इक्वल टू 4 की। ए इज इक्वल टू 4 हम क्यों किया, ए इज इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये बीम जो है ये मोनोलिथिक है, ठीक है, ये हमारे पास स्लेब के साथ अटैच है, तो फिर हम स्लेब की थिकनेस के बराबर ये लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारे पास स्लेब वगैरह किस चीज़ के साथ भी अटैच नहीं है। तो इस वजह से हम इसकी वैल्यू जो है वो 4 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज़। अल्टीमेट मोमेंट स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हम 0.9 कंसीडर करते हैं, 40 जो है वो हमारे पास यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील है, एंड 15.5 हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ है, एंड ए इज इक्वल टू हमारे पास 4 है डिवाइड बाई 2 हमारे पास फार्मूले का है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 2.06 इंच स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्टील जो है इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2.06 जो कि हमारे पास एरिया ऑफ स्टील है, ग्रेड 40 0.85 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट वेट ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू 2.69 जो है वो हासिल हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारा फर्स्ट ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रायल की तरफ, ठीक है। सेकंड ट्रायल में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये ए की वैल्यू जो है वो 2.69 जो है हमने फाइंड किया है। अब हम ये वाला जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 1002 डिवाइड बाई 0.9। तो ए की जगह हमने क्या पुट किया 2.69। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट एरिया ऑफ स्टील 1.97 इंच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे,
कि ये वाला एरिया ऑफ स्टील जो है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, हमारे पास स्मॉल ए जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास स्मॉल ए इज इक्वल टू 2.56 जो है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम थर्ड ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है।